हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 4 फरवरी 2022 के। आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो आपने जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 4 फरवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें, अपने कम से कम एक दोस्त को तो यार शेयर कर ही दिया करो, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी जुड़े हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है, हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन जो है वो कौन बनाए गए हैं? तो याद रखना, इस बोर्ड की स्थापना जो है वो 2016 में की गई थी, क्योंकि एक एक्ट बनाया गया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड एक्ट जो है वो 2016 में बनाया गया था। और इसके जो करंट चेयरमैन थे वो थे नवरंग सैनी। याद रखना है, पुराने कौन थे? नवरंग सैनी। और नवरंग सैनी की जगह अब 5 मार्च को जो है वो नए पर्सन आ जाएंगे, और वो कौन होंगे? रवि मित्तल होंगे। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो इससे पहले जो परमानेंट चेयरपर्सन थे इसके, वो MS साहू थे। आपको क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन MS साहू का टाइम पीरियड जो है वो 30 सितंबर 2021 को खत्म हो गया था। उसके बाद नवरंग सैनी, जो कि एक मेंबर है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के, उनको एडिशनल चार्ज जो है वो दिया गया था। तो तब से लेके एडिशनल चार्ज पे नवरंग सैनी ही काम कर रहे थे। लेकिन नवरंग सैनी का टाइम पीरियड जो है वो ऐसे एडिशनल चार्ज वो 5 मार्च 2022 को खत्म होगा। तो उसके बाद रवि मित्तल जो है वो अपना कार्यभार संभालेंगे एज ए नया चेयरपर्सन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का। तो मेरे ख्याल से जितनी भी चीजें बताई हैं याद रहेंगी। और इनको कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया? 5 साल के लिए, या फिर 65 ईयर्स, मतलब इनकी एज जो है वो मैक्सिमम 65 साल हो सकती है। जो भी इनमें से पहले पूरा हो जाएगा ये रिटायर हो जाएंगे। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में ये बात जरूर याद रखनी है कि अभी जो चेयरमैन है वो नवरंग सैनी है, चाहे एडिशनल चार्ज है, लेकिन अभी चेयरमैन जो है वो यही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रवि मित्तल का चेहरा, जो कि फॉर्मर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी रह चुके हैं, और इनको अपॉइंट किया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन। लेकिन दोस्तों जो बाकी ऑप्शंस देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनमें से क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। एक है अलका मित्तल का नाम देख रहे हो, रिसेंटली इनको चेयरमैन बनाया गया है और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है ONGC का। याद रखना है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की।
विनय कुमार त्रिपाठी को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है नया चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड का। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ जो हैं वो विनय कुमार त्रिपाठी। बलदेव प्रकाश रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाए गए हैं कौन से बैंक के? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु वन टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022? तो इसमें कीवर्ड तो आपको पता लग रहा है, टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट। आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री में हुआ, तो याद रखना है ये कहां पे हुआ है, नीदरलैंड्स के अंदर ये हुआ है। और इसको कौन जीता है? जो वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। और इन्होंने हराया किसको है? फेबियानो कारुआना को हराया है, ये भी आप याद रख सकते हो। तो रनर अप हमारे पास कौन हो गया? फेबियानो कारुआनो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैग्नस कार्लसन ने ये टाइटल जीत लिया है, जिस टाइटल का नाम है टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये एक तो 84th एडिशन, आजकल पूछ रहे हैं कि कौन से नंबर के एडिशन है किसी भी चीज का, और एक आपने याद रखना है कि कौन सी कंट्री ने होस्ट किया, नीदरलैंड ने होस्ट किया है। और हराया किसको? फेबियानो कारुआना को। और ये 8वां स्टील टाटा टाइटल था जो कि इन्होंने जीता है, मतलब इसमें 8 मुकाबले जो हैं वो इन्होंने जीते हैं। इसमें दूसरे नंबर पे प्लेयर रहे हैं विश्वनाथन आनंद, जिन्होंने 5 टाटा स्टील टाइटल जो हैं वो जीते हैं। और ये सेकंड नंबर के मोस्ट विनर हैं विश्वनाथन आनंद। और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? मेरे ख्याल से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। और इसमें एक ग्रैंड मास्टर का नाम याद रखना है, एरिगेसी अर्जुन, जो कि कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। उन्होंने टाटा स्टील चैलेंजर्स को जीता है और टाटा स्टील मास्टर्स 2023 में अपनी जगह को सुनिश्चित किया है। और याद रखना है कि ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और ऐसे मात्र चौथे प्लेयर हैं जिन्होंने टाटा स्टील चैलेंजर्स को जीता है। और ये चैलेंजर्स का मेन काम यही होता है कि अगर कोई इस टूर्नामेंट को जीत लेता है टाटा स्टील चैलेंजर को, तो अगले टाटा स्टील मास्टर में पार्टिसिपेट जो है वो कर सकता है। तो ये 4th नंबर के ऐसे प्लेयर हैं, क्योंकि इससे पहले पी हरिकृष्ण ऐसा कर चुके हैं, इससे पहले बी अधिबन ऐसा कर चुके हैं और विदित गुजराती भी ऐसा कर चुके हैं। तो ये मतलब आप कह सकते हो चौथे प्लेयर हैं जिन्होंने इस टाटा स्टील चैलेंजर टूर्नामेंट को जीता है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। लेकिन मैग्नस कार्लसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्वे से हैं और 2013 में इन्होंने विश्वनाथन आनंद को हरा के जो है वो आप कह सकते हो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीता था। और ये वर्ल्ड की नंबर 1 रैंकिंग को हासिल करने वाले ऐसे प्लेयर थे जो मात्र 19 साल के थे, 19 ईयर्स ओल्ड थे। आप कह सकते हो यंगेस्ट पर्सन है जो कि वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग में आए चेस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपने याद रखना है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। और टाटा स्टील ये चेस टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा सा याद रखियो कि इसको विंबलडन ऑफ चेस कहा जाता है। टेनिस में तो आपने विंबलडन सुना हुआ है, लेकिन इसको विंबलडन ऑफ चेस कहा जाता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है। और इसको कोरस चेस टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में, तो उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया? वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, और ये इंस्टॉल किया गया है और कमीशन किया गया है एक इंस्टीट्यूट के द्वारा जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और कहां पे स्थित है? ये बेंगलुरु के अंदर स्थित है, जो कि कहां पे है? कर्नाटका में। तो याद रखना है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, और इसका नाम है परम प्रावेगा। याद रखना है, डी आंसर होगा, परम प्रावेगा। और यहां पे आप देख सकते हो परम प्रावेगा का लोगो, और इसी को जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो कहा गया इंडिया का, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इसको जो है वो कमीशन किया है। और ये आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर तो है ही है, लेकिन साथ में लार्जेस्ट भी है किसी भी इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर। और ये इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। और ये इंडिया का जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसके तहत इसको बनाया गया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। और इसकी टोटल सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी जो वो 3.3 पेटाफ्लॉप्स है, जो कि बहुत बड़ी आप कह सकते हो एक स्पीड है। मतलब आप कह सकते हो कि एक पेटाफ्लॉप में जो है वो क्वाड्रिलियन जो है वो प्रोसेसिंग स्पीड होती है। मतलब कह सकते हो 1015 ऑपरेशंस पर सेकंड ये कंप्यूटर परफॉर्म कर सकते हैं एक पेटाफ्लॉप के अंदर, और इसकी स्पीड कितनी है? 3.3 पेटाफ्लॉप। और ये परम प्रावेगा जो है वो हेट्रोजीनियस नोड्स के साथ जो है वो बना हुआ है, और साथ में इसमें एक इंटेल Xeon कास्केड लेक प्रोसेसर जो है वो यूज किया गया है, जो कि सीपीयू नोड्स के साथ जो है वो कनेक्टेड है। और इसमें एनवीडिया जो ग्राफिक्स के लिए यूज किया जाता है, एनवीडिया टेस्ला V100 कार्ड जो है वो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट नोड्स के साथ यूज किया गया है, जो कि किसने बनाया है? CDAC के द्वारा बनाया गया है। CDAC मतलब पूना की तरफ से बनाया गया है, जिसका मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग।
तो इसका मतलब ये सुपर कंप्यूटर का जो मेन काम है वो यही है कि ये आने वाले टाइम पीरियड के अंदर जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है उसको परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। मतलब जो भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस है उसको एग्जीक्यूट करने में ये सुपर कंप्यूटर हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपने नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के बारे में थोड़ा सा याद रखना है कि इस मिशन को जो है वो 4 डिपार्टमेंट्स जो है वो चलाते हैं। 4 डिपार्टमेंट्स का मतलब है इसको ज्वाइंटली स्टार्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया। लेकिन इसको चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस 2 हैं, एक तो सीडैक है हमारे पास, सीडैक मतलब मैं बात कर रहा हूं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और एक हमारे पास कौन सा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और इस मिशन के तहत अभी तक ऐसे 10 सुपर कंप्यूटर जो है वो बनाए जा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जो बना है उसका नाम हमारे पास क्या है, परम प्रावेगा, याद रखना है आपने। और इस सुपर कंप्यूटिंग की मदद से हम बहुत सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं। हम जो है वो आप कह सकते हो ड्रग डिस्कवरी में इसका यूज कर सकते हैं, अर्बन इन्वायरमेंटल इश्यूज में इसका यूज कर सकते हैं, फ्लड वार्निंग जैसे सिस्टम में हम इसका बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, और टेलीकॉम नेटवर्क को बहुत अच्छा बनाने के लिए भी हम इस सुपर कंप्यूटर की मदद ले सकते हैं। मतलब इंडिया को आगे बढ़ाने में हर तरह से ये हमारी क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। तो याद रखना है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नाम परम प्रावेगा, कौन से इंस्टीट्यूट की तरफ से इसको जो है वो कमीशन किया गया या इंस्टॉल किया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है विच बैंक साइंड एमओयू विद द नेशनल कल्चर फंड। याद रखना है नेशनल कल्चर फंड के साथ टाई अप किया है ताकि आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन जो है वो बनाया जा सके। और ये कहां पे बनाया जाएगा, न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो डेवलप किया गया है। और कहां पे, रेड फोर्ट के अंदर। आपको एग्जैक्ट जगह पूछी जा सकती है तो लाल किले में जो है वो ये आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन जो है वो बनाया गया है। और इसमें जो बैंक का योगदान होगा वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने का होगा, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो याद रखना है क्वेश्चन को। लेकिन इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, टोटल 3 ऑर्गेनाइजेशंस है अगर आप ध्यान से देखोगे। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एक आपके पास नेशनल कल्चर फंड हो गया, एक इंस्टीट्यूशन भी है दोस्तों जिसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ये भी साथ में शामिल है। तो ये एक तरह का ट्रिपल पैक्ट है जो कि तीनों मिलके एक आत्मनिर्भर सेंटर फॉर डिजाइन बनाएंगे। इसको ABCD भी आप कह सकते हो। और वो कहां पे बनेगा, लाल किले दिल्ली के अंदर। तो आप देख सकते हो कि इसको इंप्लीमेंट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है वो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, और ये ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर जो कि इसको इंप्लीमेंट करेगा। लेकिन इसमें फंड जो है वो SBI प्रोवाइड कर रहा है, 10 करोड़ रुपया जो है वो SBI प्रोवाइड कर रहा है अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इससे क्या होगा कि जो कारीगर हैं छोटे छोटे जो हाथ से चीजों बनाते हैं और उनको उनके जो नए डिजाइन हैं वो यहाँ पे प्रदर्शित किए जा सकते हैं। और खास करके जो लाल किले के अंदर जो है वो आर्टिफैक्ट की जरूरत है, जो वहां पे हाथ से बनाई हुई चीजों की जरूरत है, वो वहां पे काम की जा सकती हैं। तो आप कह सकते हो मेन मकसद जो है वो इस ABCD सेंटर को बनाने का यही है कि हम नए कारीगर्स को प्रमोट कर सकें, नए कल्चर को प्रमोट कर सकें, और साथ में जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, लाइक किसी जगह पे बहुत ही फेमस आर्टिक्राफ्ट मिलता है तो उसको यहाँ पे संजो सकें और रेड फोर्ट को और भी बेहतर बना सकें। खास करके रेड फोर्ट के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वन ऑफ दी मुगल्स का बहुत ही फेमस एरिया रहा है और आज भी हम वहीं से जो है वो अपना तिरंगा लहराते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि रेड फोर्ट के अंदर जो है वो इसको बनाया गया है। और ABCD जो है वो हमारा जो रेयर आर्टिफैक्ट है, जो मतलब पुराना आर्टिफैक्ट है, जो कि बहुत ही पुराना हो चुका है लेकिन उसका मूल्य या योगदान बहुत बड़ा है, या यूनिक क्राफ्ट है इंडिया का जो बनाया जा रहा है किसी ज्योग्राफिकल एरिया में, उसको प्रदर्शित करना है। तो याद रखना है इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन खास करके बैंकिंग के स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी बात हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, ABCD याद रखना है, आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Which company and Indian Army signed a contract for supply of anti tank missile। मतलब कंपनी और इंडियन आर्मी के बीच में टाई अप हुआ है कि यार एंटी टैंक मिसाइल्स को इंडियन आर्मी को आपने देना है बना के, और इस इंडियन एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या होगा, कॉन्कूर्स M। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। और इसको बनाएगा कौन, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा, इसको C होगा। तो याद रखना है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है दोनों के बीच में और इसकी कॉस्ट जो है वो 3131 करोड़ रुपीस है। तो याद रहेगा, अदरवाइज आप अप्रोक्सीमेट याद रख लें, 3000 करोड़ में ये डील जो है वो साइन हुई है, ताकि जो कॉन्कूर्स M जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसको जो है वो इंडियन आर्मी को मिल सके। और भारत डायनेमिक्स जो ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, मतलब वो बना के देगा इसको। ये सेकंड जनरेशन की एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि किसी भी टैंक को जो है वो उड़ाने की क्षमता रखती है। मतलब अगर किसी व्हीकल के अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव पड़ा हुआ है तो उसको डिस्ट्रॉय करने में जो है वो हेल्प करेगी।
और इसकी रेंज जो है वो 75 से लेके 4000 मीटर तक है, मतलब 4 किलोमीटर तक जो है वो इसकी रेंज है मैक्सिमम। और इसकी स्पीड जो है वो 35 से लेके 65 किलोमीटर पर आवर मिनिमम से लेके, और रेंज जो है वो इसकी 600 किलोमीटर तक है। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि इतनी स्पीड से जो है 600 किलोमीटर तक जो है वो टारगेट कर सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ याद रखना है कि बीडीएल जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, वो कॉन्कूर्स एम को जो है वो फ्रेंडली फॉरेन नेशंस को जो है वो एक्सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग है हमारे पास मिलन है या मिलान है, और अमोगा है हमारे पास। तो इनको भी जो है वो फ्रेंडली नेशंस को बेचने की, मतलब उनको एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है, और साथ ही साथ अब वो कॉन्कूर्स एम को भी जो है वो एक्सपोर्ट करेगा। बहुत बड़ी बात है, याद रखना है। हम बात करें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की, और इसकी शुरुआत जो है वो 1970 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद तेलंगाना में है, और इसके जो करंटली चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो सिद्धार्थ मिश्रा हैं। कौन है? सिद्धार्थ मिश्रा। तो नाम आप जरूर याद रखेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें ऑलमोस्ट स्टेक जो है वो 75% है, थोड़ा सा कम है 75% से, लेकिन ऑलमोस्ट 75% है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पीएसयू भी है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कितना आउटले स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, मतलब नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के तहत एक स्कीम चलाई गई थी, स्कीम ऑफ असिस्टेंस, जिसमें सरकार जो है वो कुछ पैसा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को देगी ताकि वो खेल का प्रोत्साहन बढ़ा सके, मतलब खेल को और प्रोत्साहित कर सकें, और युवाओं को कह सकें कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हम बेहतर परफॉर्म करेंगे, तो जो भी चीज आपको चाहिए वो हम प्रोवाइड करके देंगे। और इसके लिए सरकार जो है वो 1575 करोड़ रुपीज जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। और ये 15th फाइनेंस कमीशन के तहत जो है वो इसको दिया जा रहा है। और 15th फाइनेंस कमीशन का जो हमारा टाइम पीरियड है वो 2021-22, इंप्लीमेंटेशन का जो टाइम पीरियड है 2025-26 तक है। मतलब आप कह सकते हो कि ये पैसा 5 साल के अंदर जो है वो खर्च किया जाएगा। तो 2026 तक जो भी गेम्स होने वाली हैं उसमें जो भी हमारी नेशनल टीम्स हैं उनको जो है वो हर तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे नेशनल लेवल पे चाहे इंटरनेशनल लेवल पे। उनको तैयार करने के लिए हम हर तरह का जो है वो खर्च करने के लिए तैयार हैं, ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है खेल को भी प्रोत्साहित कर सकें, और साथ ही साथ जो है वो युवाओं को एक मैसेज दे सकें कि खेल की तरफ अपना एक कदम बढ़ाएं। हम जो सरकार है वो और भी ज्यादा आपको प्रोत्साहन प्रोवाइड करेगी। तो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाली हैं, एशियन गेम्स होने वाली हैं 2022 में, फिर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स आ जाएंगे 2024 में, फिर आपके पास एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स फिर आ जाएंगी 2026 की। तो इसका मतलब 2026 तक का आउटले, तो उसमें ये पैसा जो है वो खर्च किया जाएगा। और इस मेन सोर्स जो फंडिंग का है वो यही है कि नेशनल एथलेटिक जो टीम्स हैं उनको बेहतर सुविधाएं जो है वो प्रदान की जा सके नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशंस के लिए। तो आप देख सकते हो टोटल 1575 करोड़ रुपीज जो है वो सरकार की तरफ से नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को दिए गए हैं। तो अपने याद रखना है, जो स्कीम ऑफ असिस्टेंस है जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को दी जाती है, ये सेंटर सेक्टर की एक स्कीम है, और साथ ही साथ इसमें फाइनेंशियल स्पोर्ट्स प्रोवाइड की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से, जो कि आजकल कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, अनुराग सिंह ठाकुर। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। और ये फंड यूज किया जाएगा नेशनल कोचिंग कैंप्स बनाने में, नए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रोवाइड करने में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में, और अलग अलग तरह की चीजें जो भी प्लेयर्स को चाहिए वो प्रोवाइड करने में इसका यूज किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया और नेपाल ने एक एग्रीमेंट साइन किया, एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि एक मोटरेबल ब्रिज बनाया जा सके दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन कौन सी रिवर के ऊपर? तो ये रिवर है दोस्तों महाकाली रिवर। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। और कौन से एरिया में? उत्तराखंड के एरिया में ये ब्रिज जो है वो बनाया जाएगा। मतलब इंडिया को नेपाल के साथ जोड़ेगा, कौन से एरिया के थ्रू? उत्तराखंड के थ्रू। तो आप देख सकते हो इंडिया और नेपाल ने ये एमओयू साइन किया है, कौन सी नदी के ऊपर ये बनाया जाएगा? महानदी के ऊपर। और दोनों तरफ एक एरिया है जिसका नाम जो है वो सिमिलर है, एक तरफ हम कहते हैं दारचोला, एक तरफ कहते हैं दरचुला। तो नेपाल और इंडिया को आपस में कनेक्ट करेगा उत्तराखंड वाली साइड पे। और ये ब्रिज 110 मीटर जो है वो लंबा होगा, जो कि सेकंड मोटर ब्रिज है जो इंडिया और नेपाल बॉर्डर को जोड़ता है उत्तराखंड से। क्योंकि इससे पहले एक ब्रिज जो है वो और बन चुका है जिसको बनबासा ब्रिज जो है वो कहा जाता है, जो कि चंपावत एरिया में आता है उत्तराखंड के। ये पहला है जो इंडिया और नेपाल को जोड़ता है उत्तराखंड के थ्रू, और ये दूसरा अभी बनाया जा रहा है। और इसमें जितनी भी कॉस्ट होगी वो सारी की सारी इंडिया प्रोवाइड कर रहा है बनाने में, और साथ में सारी डिटेल जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है, अप्रूवल मिल चुकी है, कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और इसको टोटल टाइम कितना लगेगा? 3 साल लगेंगे बनने में।
और इंडिया वैसे भी नेपाल को बहुत ही असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है वहां पे सोशल डेवलपमेंट वर्क्स के अंदर। जैसे कि आप कह सकते हो वहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है, तो हम रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हैं, खास करके 10 रोड्स बना रहे हैं नेपाल के अंदर। और दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेन जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेन लिंक्स को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, और साथ में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को भी हम बना रहे हैं ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड भी जो है वो आराम से किया जा सके। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बाइलेटरल रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए दोनों कंट्रीज में एक अच्छा रिलेशन जो बना रहे। और नेपाल के बारे में आपको पता ही है कि नेपाल के जो प्रेसिडेंट है वो विद्या देवी भंडारी हैं। विद्या देवी भंडारी, कैपिटल जो है वो काठमांडू है, और नेपाल की करेंसी नेपालीस रूपी है। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Which company or which institute has collaborated with NIIF to establish India's first research chair in environmental, social and governance? तो एक रिसर्च चेयर या आप कह सकते हो एक तरह से रिसर्च काउंटर बनाया जा रहा है इन्वायरमेंटल, सोशल या गवर्नेंस के बेसिस पे कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर। मतलब एक तरह से एक छोटा डिपार्टमेंट जो है वो वहां पे इस रिसर्च के लिए क्रिएट किया जा रहा है, जो कि स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस के ऊपर, सोशल वेलफेयर के ऊपर और साथ में गवर्नेंस के ऊपर जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा। और ये NIIF के साथ टाई अप किया गया है। मतलब जो एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसके बेसिस पे ये IIM अहमदाबाद जो है उसके साथ मिलके ये एस्टैब्लिश कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो ये इंडिया का फर्स्ट रिसर्च चेयर होगा इस क्षेत्र में, इन्वायरमेंटल, सोशल या गवर्नेंस के क्षेत्र में। और ये रिसर्च क्षेत्र जो है वो इन तीनों एरियाज के ऊपर काम करेगा। साथ में किस तरह से जो है वो हमने रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर जो गैप है इन चीजों के बेसिस पे वो कम करना है। मतलब खास करके हमने रिसर्च करना है एनवायरनमेंट के ऊपर कि किस तरह से उसको बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरह से बिजनेस प्रैक्टिसेस को बेस्ट बना सकते हैं इन तीनों क्षेत्र के अंदर। और साथ ही नॉलेज पार्टनर के तौर पे IIM अहमदाबाद जो है वो अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा और साथ में जो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको सहायता प्रदान करेगा, अपनी नॉलेज प्रदान करेगा, ताकि बेस्ट टू बेस्ट रिसर्च जो है उनको बता सके इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के बारे में। और देश के अंदर जो है वो इस तरह की चीजों की जरूरत है, खास करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हर क्षेत्र में। और अगर कर लेते हैं इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के बेसिस पे तो हम बहुत सी कंपनीज को जो है वो क्या कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन को स्लाइड से याद रखें कि एक छोटा डिपार्टमेंट या एक रिसर्च डिपार्टमेंट जो है वो बनाया गया इन्वायरमेंटल, सोशल या गवर्नेंस का, कौन से इंस्टीट्यूट में बनाया गया, IIM अहमदाबाद में, किसकी मदद से, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मदद से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूएस इंटेलिजेंस सैटेलाइट का नाम बताना है जिसको रिसेंटली स्पेसएक्स की तरफ से लॉन्च किया गया और स्पेस में भेजा गया है, और इसका नाम क्या है, NROL-87। तो याद रखना है, आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। और इसको लॉन्च किया है या इसको बनाया है NRO ने, जो कि है एक नेशनल रिकॉनिसेंस ऑफिस, नेशनल रिकॉनिसेंस ऑफिस। तो यहां पे आप देख सकते हो क्लासिफाइड सैटेलाइट, इंटेलिजेंस सैटेलाइट जो यूएस नेशनल रिकॉनिसेंस ऑफिस के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, और कैलिफोर्निया से इसको लॉन्च किया गया, जो स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट है उससे इसको लॉन्च किया गया है। और ये यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल रिकॉनिसेंस ऑफिस है। और NROL-87 जो है वो नेशनल सिक्योरिटी पेलोड के बेसिस पे जो है वो इसको बनाया गया है, और इसके ऊपर $50 मिलियन जो है वो खर्चा किया गया। और इससे पहले आप कह सकते हो कि स्पेसएक्स जो है वो 4 और लॉन्च जो है वो कर चुका है 2022 के अंदर। अभी 2022 स्टार्ट हुआ और 4 हो भी चुके हैं, ये 5वां था जो उन्होंने लॉन्च किया है। इसका मतलब ये सारा का सारा काम जो है वो NRO की तरफ से किया गया है, नेशनल रिकॉनिसेंस ऑफिस की तरफ से किया गया है। इसमें इस इंटेलिजेंस सैटेलाइट को डेवलप करना, उसको बिल्ड करना, उसको लॉन्च करना, उसको मेंटेन करना, ये सारा काम कौन करता है, NRO करता है। ये एक तरह की गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि यूएस की सैटेलाइट्स को अपनी इंटेलिजेंस डाटा सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और साथ में जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी ये सारी चीजें जो है वो बताती है, ताकि उसी हिसाब से पॉलिसी जो है वो बनाई जा सके। इससे पहले NRO जो है वो इसी तरह की 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है जिसके नाम है NROL-82 और 111। और वो नासा जो है वो इसको लॉन्च कर दिया, क्योंकि मेन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नासा ही है, लेकिन इसको स्पेसएक्स के थ्रू लॉन्च किए गए थे, क्योंकि नासा 87 जो है वो उन 3 सैटेलाइट्स में से एक सैटेलाइट है जो कि स्पेसएक्स को दिए गए थे 2019 में, ताकि इसको बनाया जा सके। और $297 मिलियन जो है ये एग्रीमेंट हुआ था। तो स्पेसएक्स इसको लॉन्च कर रहा है, और साथ ही साथ ये मेन जो है वो नासा का ही आप कह सकते हो सैटेलाइट है। तो ये सारी चीजें आपने इसके अंदर याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन? एक पनडुब्बी जो है
वो उसके ट्रायल जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, इंडियन नेवी की तरफ से जो है वो उसके ट्रायल स्टार्ट कर दिए गए हैं। और ये 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है और इसका नाम है INS वजीर, मतलब इंडियन नेवी शिप वजीर है। क्योंकि अगर आप देखोगे प्रोजेक्ट 75 जो इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट 75 है उसका हिस्सा है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके सी ट्रायल जो है वो इस फरवरी के महीने में स्टार्टिंग में जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और इसका मेन काम जो है वो यही है कि हमने अपनी जो नैविक शक्ति है उसको हमने और बढ़ाना है। और इसका नाम जो है वो INS वजीर इसलिए पड़ा क्योंकि ये रशियन एक सबमरीन है उसके नाम से लिया गया था, जो कि नेवी के अंदर 1973 से 2001 के बीच में आप कह सकते हो अपनी सेवा प्रदान भी करती है। तो उसको डीकमीशन कर दिया गया था, बाद में फिर इसका नाम जो है वो इस शिप को दे दिया गया INS वजीर के नाम से। तो आप देख सकते हो ये है INS वजीर, ये पनडुब्बी है एक ऐसी जो कि एक स्कॉर्पियन क्लास जो है वो पनडुब्बी है और इसके सी ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसको लॉन्च जो है वो नवंबर 2020 में कर दिया गया था बना के, लेकिन उसके ट्रायल जो है वो अभी चल रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छी शक्तिशाली जो है वो ये एक पनडुब्बी है जिसमें आप कह सकते हो अलग अलग तरह की टेक्निक्स यूज की जाती हैं और बहुत ही अच्छी मशीनरी और बहुत ही अच्छे वेपन्स का जो है वो अभी ट्रायल किया जाएगा ताकि इसको इंडियन नौसेना में जो है वो शामिल कर लिया जाए। और आपने खास तौर से याद रखना है इंडियन नेवी के जो चीफ हैं वो है एडमिरल आर हरि कुमार। और साथ ही साथ याद रखेंगे प्रोजेक्ट 75 के बारे में। प्रोजेक्ट 75 के अंदर जो है वो 6 सबमरीन, 6 पनडुब्बियां जो है वो बनानी है स्कॉर्पियन क्लास की और वो मुंबई के अंदर जो है वो बनाई जाएंगी। और इसके अंदर सबसे पहली INS कलवरी जो है वो बनाई गई थी, ये दिसंबर 2017 में जो है वो लॉन्च कर दी गई थी, मतलब इंडियन नेवी के अंदर कमीशन कर लिया गया था इसको। फिर हमारे पास जो दूसरी थी वो INS खंडेरी थी, INS खंडेरी, इसको सितंबर 2019 में जो है वो हमने कमीशन कर लिया, इंडियन नौसेना में शामिल कर लिया। फिर तीसरी जो है वो INS वेला है, इसको भी हमने शामिल कर लिया। उसके बाद जो है वो चौथी है हमारे पास जो वो है INS करंज, वो भी हमने शामिल कर ली। और अब पांचवी है ये INS वजीर, इसके अभी सी ट्रायल चल रहे हैं। INS वक्षीर अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, तो इसका मतलब अभी इसके ट्रायल जो हैं वो स्टार्ट होंगे। इसको उम्मीद है कि जून में 2022 में या फिर एंड में जो है इस 2022 के इसके जो है वो ट्रायल स्टार्ट हो सकते हैं, मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो पांचवी जो है वो INS वजीर है। मैं फिर से 6 के नाम बता देता हूँ। INS कलवरी है, INS खंडेरी है, तीसरी INS वेला, चौथी INS करंज, पांचवी वजीर और छठी जो है वो INS वक्षीर है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 6 की 6 सबमरीन्स जो हैं वो अलग अलग तरह के मिशन कर सकती हैं, जैसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर करना है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है, माइन के बारे माइन लेइंग करनी है, मतलब आप कह सकते हो कि अपने जाल बिछाना है माइंस का, सर्विलेंस करनी है एरिया की, वो सारे काम कर सकती हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंटली ये नाम INS वजीर जो है वो याद रखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस बोट फॉर ऑटोमेटेड रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर क्लेम्स। तो जो भी आपको मोटर क्लेम्स चाहिए तो इस इंश्योरेंस कंपनी के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिस पे एक वॉइस बोट बना दिया है जिससे आप बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, उसके बाद क्लेम्स जो है ये खुद ही जो है वो बोट सेटल कर देगा। मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं, ह्यूमन की दखलंदाजी है ही नहीं, सारा काम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही होगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन है एडलवीस जनरल इंश्योरेंस। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी होगा। तो उन्होंने इस बोट को लॉन्च तो कर दिया है लेकिन सारे काम अब यही बोट करेगा, मतलब ये रोबोट ही करेगा एक तरह का। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस बोट जो है एक तरह की पहली सर्विसेज है जो किसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दी जा रही है। और ये पहले गैरेज ऑनर्स जो कि एडलवीस जनरल इंश्योरेंस के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए है, फिर ये सारे कस्टमर्स के पास जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और इसको जो प्लेटफॉर्म है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये येलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। और साथ ही साथ आप कह सकते हो अभी ये हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश में जो है वो उपलब्ध है। और ये 24/7 उपलब्ध है, मतलब कभी भी आप अपने जो भी आपको प्रॉब्लम है क्लेम से रिलेटेड, मोटर व्हीकल से रिलेटेड, वो यहाँ पे कर सकते हो। तो कोई भी अगर क्वेरी है आपकी, खास करके पहले गैरेज ऑनर्स जो हैं वो जो एडलवीस से जुड़े हुए हैं, तो वो कोई भी क्वेरी जो है वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। वॉइसली है, मतलब आप बोल के पूछ सकते हो। उसके बाद जब वो आंसर जो है वो आपको दे देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है, ये बोट है। फिर बाद में धीरे धीरे करके ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, क्लेम्स हैं, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन मॉडल्स हैं, उनके बारे में भी आपको जो है वो इंफॉर्मेशन यहां से मिल सकती है। तो क्वेश्चन को स्लाइड से याद रखना और एडलवीस जनरल इंश्योरेंस के बारे में याद रख लें। सीईओ जो है वो यहाँ पे हैं शनाई घोष, याद रखना है शनाई घोष, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो कि पिक्चर से करोगे। इंडिया ने एक टेम्परेरी एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो साइंस का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि स्काउ है उसके साथ जो है वो टाई अप कर लिया है। स्काउ का मतलब स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी।
तो इसके साथ टाई अप कर लिया है और कहा है कि हम जो है वो बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट जिसमें हम टेलीस्कोप को बना रहे हैं उसमें जो है वो इंडिया सहायता करेगा। और आपको पता होना चाहिए कि सकाओ जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप जो है वो बना रहा है, जो कि साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है वो बनाया जाएगा। मतलब उसको स्टैब्लिश जो है वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है वो रेडियो टेलीस्कोप होगा। ये इसकी खासियत है क्योंकि 2021 में ये अनाउंसमेंट हो गई थी कि स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी स्काउ जो है वो इसको बनाएगा और इंडिया जो है वो इसमें सहायता करेगा। मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब मॉनिटरी असिस्टेंस जो है वो इंडिया भी जो है वो साथ में प्रोवाइड कर रहा है, तो इंडिया भी हेल्प करेगा इसको बनाने में। तो इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन आपने याद रखना है। एक तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी जो इसको बना रही है और ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप होगा जिसका नाम क्या होगा, स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप, नाम याद रखेंगे। और कहां पे स्टैब्लिश किया जाएगा, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्टैब्लिश किया जाएगा। साउथ अमेरिका नहीं, साउथ अफ्रीका है ये। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक्सिम बैंक ने 500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट जो वो श्रीलंका को दिए हैं। रिसेंटली हम कर चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की तरफ से इसको प्रोवाइड किया जा रहा है और ये एग्रीमेंट जो है वो 1 साल के लिए, मतलब $500 मिलियन 1 साल के लिए दिए जा रहे हैं जिसके ऊपर 2% इंटरेस्ट जो है वो लिया जाएगा। तो आपको पता ही है, कल भी हमने एक न्यूज को डिस्कस किया था कि श्रीलंका जो है 40,000 मेट्रिक टन जो है वो पेट्रोल ले रहा है इंडिया से और 40,000 मेट्रिक टन ही जो है वो डीजल ले रहा है। कौन सी कंपनी से, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से, याद रख सकते हो। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि श्रीलंका के अंदर इस टाइम पे फ्यूल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, उनके पास जरूरी सामान की चीजें नहीं है, तो जिसके कारण हम ये फॉरेन करेंसी में पैसा प्रोवाइड करना है ताकि वो बाहर से वो सामान मंगवा सकें और उसको पैसे को पे कर सकें। लेकिन एक्सिम बैंक के बारे में याद रखना है कि 1982 में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई है और इसके जो हेड है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो हर्षा बंगारी हैं, हर्षा बंगारी। इसी के साथ आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें पहला पॉइंट क्या है, जितेंद्र सिंह ने पहला बीटिंग रिट्रीट द्रोन जो है वो लाइट शो ऑर्गेनाइज किया, जिस लाइट शो का नाम क्या था, स्टार्टअप्स। तो उसमें द्रोन का प्रदर्शन जो है वो किया गया था, लाइट शो जो है वो द्रोन के थ्रू दिखाए गए थे और इस लाइट शो का नाम क्या था, स्टार्टअप। सिर्फ पढ़ लें। और जितेंद्र सिंह जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और इंडिया ऐसा चौथा सबसे बड़ा कंट्री बन चुका है चाइना, रशिया और यूके के बाद, जो कि लार्ज स्केल में जो है वो ड्रोन्स के थ्रू लाइट शो जो है वो प्रदर्शित किया और 1000 ड्रोन्स जो है वो इसमें यूज किए गए थे। इंडिया का जीडीपी जो है फाइनेंशियल ईयर 23 में 7.8% तक ग्रो करेगा। ये क्राइसिल की रिपोर्ट है, मतलब जो हमारी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया है उसकी रिपोर्ट है कि इतना ग्रो करेगा। और इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए जो है वो 9.2% जो है वो कहा है कि इतना ग्रो करेगा। और साथ ही साथ जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो रिसेंटली बताया गया 2021-22 का, उसके अंदर ये बताया गया कि 8.5% जो है वो इंडिया 2021-22 में जो है वो ग्रो कर सकता है। मतलब आप कह सकते हो एंड तक जो है वो 8.5% तक ग्रो कर सकता है, मार्च 2022 तक। नेक्स्ट आते हैं, सेबी ने अपनी जो हाई पावर एडवाइजरी कमेटी है जो सेटलमेंट ऑर्डर्स के लिए, कंपाउंडिंग ऑफेंसेस के लिए बनाई गई है, उसको रीस्ट्रक्चर किया है। एक तो वो 4 मेंबर की कमेटी है। पहले इसके जो हेड थे वो विजय सी डागा थे, विजय सी डागा जो कि रिटायर्ड जज थे हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे के, लेकिन अब इनकी जगह जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो लगा दिए गए हैं और उनका नाम क्या था, जय नारायण पटेल, जय नारायण पटेल। नेक्स्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है कि जो एडिशनल इक्विटी एक्विजिशन है एस्कॉट जो है वो कुबोता कॉर्पोरेशन जो है वो कर सकता है। मतलब एस्कॉट के अंदर कुबोता कॉर्पोरेशन जो है वो कुछ हिस्सा खरीदेगा। पहले जब वो कुबोता कॉर्पोरेशन जो है वो 9% हिस्सेदारी रखता है एस्कॉट्स के अंदर, लेकिन अब इसके बाद जो है वो 53.5% हिस्सेदारी हो जाएगी। सिर्फ पढ़ लें इसको। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में याद रखना है कि 2003 में इसको बनाया गया था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002 से। इसका काम जो है वो 2009 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसके चेयरपर्सन आजकल कौन है, अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट, टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट कौन जीत चुका है, मैग्नस कार्लसन जीत चुके हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 जगहों का नाम मध्य प्रदेश के अंदर चेंज करने का फैसला किया है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हो, कि 2021 में जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने कहा था कि हम 3 जगहों के नाम जो है वो चेंज करेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इसकी परमिशन लेनी थी, अब वो मिल चुकी है। तो अब ये 3 जगह कौन सी है, एक तो होशंगाबाद नगर है, इसका नाम जो है वो नर्मदापुरम कर दिया गया है। नर्मदापुरम, नर्मदा रिवर बहुत ही फेमस जो मध्य प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट, शिवपुरी का नाम जो है वो कुंदेश्वर धाम रख दिया, कि बहुत ही आप कह सकते हो कि हिस्टोरिकल प्लेस है और धार्मिक स्थल है, उसका नाम बदल के जो है वो कुंदेश्वर धाम कर दिया गया है। एक बबाई जगह का नाम माखन नगर रख दिया गया है।
तो माखन जो है वो आप कह सकते हो कि इनका पूरा नाम जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी है। तो माखनलाल चतुर्वेदी बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट थे मध्य प्रदेश से, जो बबई एरिया से बिलोंग करते थे, तो इसीलिए इनका नाम जो है वो इस जगह का माखन नगर कर दिया गया है। और आपने याद रखना है कि एक नेशनल यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में, जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। उस यूनिवर्सिटी का नाम भी माखनलाल के नाम से रख दिया गया था 1992 में। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने थोड़ी सी याद रखनी है, खास करके अगर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो। चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर यहाँ के छगन मगन भाई पटेल हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे 3 फरवरी, मतलब कल का क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का जो सीआरआर रिजर्व है, कैश रिजर्व रेशियो, वो कितना हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो अगर मैं 2007 से पहले की बात करूंगा, मतलब 2006 और 7 का जो फाइनेंशियल ईयर उससे पहले की बात करूंगा, तो मिनिमम जो है वो हमारे पास कितना होता था 3% और मैक्सिमम जो है वो 20% तक जा सकते थे। लेकिन 2007 में, मतलब 2006-7 का जो फाइनेंशियल ईयर, उसमें आरबीआई के एक्ट में जो है वो एक अमेंडमेंट की गई, उसके तहत जो है वो इसकी जो सीआरआर है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट जो खत्म कर दी है। लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए एक आंसर तो हमें लगाना पड़ेगा, और एक आंसर क्या है हमारे पास, मैक्सिमम पूछा है तो 20% आप आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है कि नेशनल हाउसिंग बैंक को कब स्टैब्लिश किया गया था। ईयर बताना है कि कौन सी ईयर में इसको स्टैब्लिश किया गया था। मैं आपके आंसर की वेट करूंगा, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी के अभी, लेकिन बेल बटन को प्रेस कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। या फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, लेकिन इसी तरह से हमें सपोर्ट करना है, और साथ ही साथ लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेके काम नहीं करोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।